नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल MM2.0 क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं के लिए अनसॉल्व को सॉल्व कर रहे हैं। मतलब कि जो स्टूडेंट 2023 में एग्ज़ाम देने वाला है उसके लिए है, और सेट पहले को सॉल्व किया जा रहा है। इसके पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है और इसमें जो है उसके आगे से प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब कि इसके पहले वाले वीडियो में 2 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं, उसके अंदर जितने भी प्रश्न से सारे को। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग तीसरे प्रश्न से सॉल्व करेंगे। तो तीसरा प्रश्न देख जाते हैं, यहाँ पर मैं लिख भी चुका हूँ पहले से ही। यहाँ देख जाइए कहा गया है सभी खंड कीजिए। उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है, मतलब क्या नंबर कहा है कि 96 और 404 लिखा है कि 1 मिनट 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए, और भी किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखो, अगर भाग विधि कहता तो हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को एक साथ लिखते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड का हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग इसका फैक्टर करके लिखेंगे। तो देख जाते हैं यहाँ पर फैक्टर किस तरह से करेंगे। अगर आपको इजली आ रहा है बिना फैक्टर किए तो आप लोग इसे डायरेक्ट लिख जाएंगे। अगर नहीं आ रहा तो कहीं अलग से इसको क्या करेंगे, फैक्टर करके तभी लिखेंगे। तो यहाँ पर जो लिखा है, पहला क्या है आपका 96। देखिए कैलकुलेशन हम यहाँ कर रहे हैं, कितना है 96। 96 देखिए कितने से कटेगा, लास्ट में 6 है तो 2 से काट जाओ, 2 चौके 8, यहाँ पर एक जगह 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 से 51 2, 2 दूना 4, फिर 2 6 12, फिर यहाँ पर 2 तिहाई 6, 3 51 3। मतलब कि अगर यहाँ हमको 96 को लिखना होगा, अगर 96 को लिखना होगा, 2 कितनी बेरी है, 1 2 3 4 5, तो 2 की घात कितना लगा देंगे 5, और गुणा में 3 एक बेरी है तो लिख जाओ इसको। पहला काम तो क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, 404 का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 404। देखिए कितने से कट होगा, लास्ट में कितना है 4 है। जो डिवाइड का रूल है, जो डिवाइड रूल है, 2 से कौन सी संख्या कटेगी, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आए। तो यहाँ पर 4 है तो इसको हम 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 0 में भाग लगाओ 0, 2 दूना 4, फिर 2 से कट करते हैं क्योंकि लास्ट में 2 है, 2 एकन्नम 2, 2 का 0, 2 एकन्नम 2। अब अगर मैं बात करूंगा, देखिए एक कैसी संख्या हो जाएगी आपकी, अभाज्य संख्या, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो केवल 2 संख्याओं से कटेगा, एक तो 1 से कटेगा और एक स्वयं से। अब इसके ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा कटेगा नहीं, तो इसको हम इसी तरह से क्या करेंगे, छोड़ देंगे। मतलब कि अगर हम यहाँ पर देखिएगा 404 बराबर देखेंगे, इसका जो फैक्टर हो रहा है कितना हो रहा है, 2 कितनी बेरी आया है, 2 बेरी, 2 कितनी बेरी आया है, 2 बेरी। अब उसके बाद 101 है, अब एक किसी से नहीं कट रहा है तो इसको हम इसी तरह से क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। पहला काम हमारा ये होगा, किस विधि में, अभाज्य गुणनखंड विधि में। HCF निकालना है और क्या निकालना है, LCM। एकदम सरल क्वेश्चन, देख जाइए यहाँ पर। पहले हम HCF की बात कर लेते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि HCF जो होता है, जो दोनों में 2 दिया रहे, अगर 2 वैल्यू दिया रहे दोनों की बात करेंगे, 3 दिया रहेगा तीनों की बात करेंगे। जो सभी में मिलेगा, जो सभी में मिलेगा वो क्या होता है, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर देखिएगा, जो दोनों पदों में मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर HCF बोलेंगे। बात क्लियर है। लेकिन LCM में जो मिलेगा उसको तो लेंगे ही लेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लेंगे। बात को समझना। यहाँ पर देख जाइए, या तो इसके अलावा और कुछ जानिए कि जो HCF रहता है वो सबसे छोटी घात लिया जाता है। HCF जो रहेगा सबसे छोटी घात, और LCM जो रहेगा सबसे बड़ी घात। अब देखिए यहाँ पर 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन 2 की सबसे छोटी घात क्या है, 2 की पावर 2, मतलब कि 2 की पावर 2। अच्छा 3 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है तो हम लोग नहीं लेंगे। 101 इसमें है लेकिन इसमें नहीं तो इसको नहीं छूएंगे। मतलब कि 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4। तो HCF कितना निकल कर आया आपका 4। लेकिन अब LCM की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, सबसे छोटी घात, और LCM में क्या होगी, सबसे बड़ी घात। जो मिलेगा सबसे बड़ी घात तो सबसे छोटी घात की बात कर रहे हैं। उसके बाद इसका नियम एक और बता रहे हैं कि जो दोनों में मिलेगा उसी को लिखेंगे। लेकिन LCM में क्या होता है, जो मिलेगा तो उसको लिखवा ही करेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। बात को समझना। यहाँ क्या हो जाएगा, LCM। तो LCM जो बनेगा, देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन बड़ी घात क्या है, 2 की घाते 5, मतलब 2 की घाते 5 गुणा में। चलो 2 तो खत्म हो गया है, 2 की घाते 5 में ए भी आ जाएगा। इसकी बात खत्म करते हैं। 3 है लेकिन यहाँ नहीं है, फिर भी लिखेंगे। हमने कहा जो मिलेगा उसको तो लिखवा ही करेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। 101 है, नहीं मिल रहा है तो इसको भी हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। इसको सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा। मतलब 2 की कितनी बेरी लिखना है, 5 बेरी। कितनी बेरी, 5 बेरी। एक बेरी हम कैलकुलेट, 2 फिर 2 फिर से 2, 5 बेरी हो गया, फिर 3 है, फिर कितना है 101। अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। अब देखो यहाँ 32 आ गया है, 32 का गुणा किस में करना है, 3 में करना है। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। अब 96 का गुणा किस में करना है, 101 में, 101 में। तो देखिए यहाँ पर जो होगा, देखो 1 का 6 में, या तो ऐसे कर, चलो कोई बात नहीं, 1 का 6 में 6, 1 का 9 में 9। अब इसके नीचे कट करेंगे। अब यहाँ पर 0 से ये हो गया, इसके नीचे भी कट करेंगे 1 से, फिर से 6 और यहाँ पर 9। तो कितना हो जाएगा, 6 9
6 9। तो इसका पूरा का पूरा आंसर गुणा करने पर कितना आ रहा है 9 6 9 6। ये इसका क्या निकलेगा एलसीएम और ये क्या निकलेगा एचसीएफ। बस इतनी बातें हैं कि सबसे बड़ी घात क्या आएगा किस में आएगा एलसीएम में आएगा, सबसे छोटी घात किस में आएगा एचसीएफ में आएगा, और जो मिलेगा वो सिर्फ किस में लिखेंगे एचसीएफ में, जो मिलेगा उसको लिखेंगे, उसके साथ साथ जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे किस में एलसीएम में। ये बातों को समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हम देख ले रहे हैं मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो दे रखा है कितना है ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख जाइए, मतलब कि ख नंबर, ख जो है 3rd लेसन से है आपके बुक से कि 3रे लेसन से है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग। उसमें एक सारणी दिया था, अगर आप लोग याद किए होंगे तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, और कुछ आपकी जिम्मेदारी उसको आप लोग पूरा करिए, और जो हमारी जिम्मेदारी हम कर रहे हैं वहाँ पर जो याद करने वाली चीज़ें आप लोग खुद ही याद करेंगे, ठीक है, नहीं तो बन नहीं पाएगा एक भी। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है क्या कर रखा आप लोग पढ़िएगा उसके बाद। देखिए ख नंबर, दूसरे का मतलब यहाँ पर क्या बनेगा ख, तीसरे का ख। चलिए देख जाते हैं, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। लिखा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों kx + 3y - k - 3 = 0 एवं 12x + ky - k = 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमने कहा ना कि किस चैप्टर से है, तीसरे से है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ पर एक सारणी दे रखा था, उसको हमें याद करने की जरूरत है, मतलब कि किसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और किसके केवल एक हल होंगे। ऐसे पूरी की पूरी बातें वहाँ पर हुई है, तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और इसका जो स्टैंडर्ड हो रहा था ax1 + by1, फिर क्या करेंगे c, मतलब कि देखो जो पहला समीकरण मिल रहा था उसमें क्या करेंगे ax1 by1 + c1 से हम लोग क्या करते थे तुलना करते थे, ये इसका स्टैंडर्ड होता था। लेकिन यहाँ पर हम लोग समझते थे जितना दिया है, देखो हमने क्या कहा था थोड़ा सा समझ लेते हैं उसके बाद चलते हैं। a1 के बटे में a2 बराबर b1 के बटे में b2 बराबर c1 के बटे में c2। अगर इस फॉर्म में है तो इसके क्या होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो इसको डिटेल में हम लोग तो चैप्टर में ही पढ़ेंगे, यहाँ से पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, a1 के बटे में a2 बराबर होगा b1 के बटे में b2 बराबर होगा c1 के बटे में c2। ये बात को आपको समझा। अब a1 a2 कहाँ से आएगा, b1 b2 कहाँ से आएगा, ये सब हम लोग क्वेश्चन में से लाते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का जो पहला समीकरण है उसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए पहला क्या है, kx दे रखा प्लस 3y माइनस के, चलिए ब्रैकेट एक बारी बना लेते हैं, फिर माइनस में 3 बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट है। अब हम सेकंड को लिखते हैं। सेकंड जो दे रखा है 12x है, सेकंड जो है 12x है, प्लस में ky माइनस के बराबर 0। इसे हम समीकरण क्या मानेंगे सेकंड। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है आपकी, ये आपके बुक से क्वेश्चन लिखे हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने कहा कि अपरिमित रूप से अनेक हल कहा है, क्या कहा है अपरिमित रूप से अनेक हल। यहाँ पर जब रेखाएं संपाती होती हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब रेखाएं संपाती होती हैं वहाँ पर क्या मिलता है हमको अपरिमित रूप से अनेक हल। संपाती का मतलब क्या बताए थे कि एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर हो, तो यहाँ पर जितने कट आ जाएंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे। लेकिन अगर एक रेखा इधर से आए एक रेखा इधर से आए, एक बिंदु पर कट रहा है तो इसके केवल कितने हल मिलेंगे, एक हल मिलेंगे। अगर रेखाएं समांतर हो जाएंगी कहीं पर भी नहीं कटेंगी तो इसके एक भी हल नहीं मिलेंगे। तो हम लोग सिर्फ किसकी बात करेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल की बात करेंगे। चलिए बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब हमको ढूंढना किसको है, a1 a2 को, b1 b2 और c1 c2 को। तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म मैं बोल रहा हूँ उसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। देखिएगा जो यक्स का गुणांक होगा वो क्या बनेगा a, तो a बराबर क्या बन गया k। जो y का गुणांक होगा क्या बनेगा b, तो क्या बन गया 3। उसके अलावा जो भी दिखाई देगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे c। देखिए c कितना है, डायरेक्ट लिख रहे हैं माइनस k माइनस 3, ये हो जाएगा, जो कि k किस में आ जाएगा माइनस में और किस में हो जाएगा प्लस में। लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं है। अब देखो पहले समीकरण से मिला था तो यहाँ पर 1 1 1 मतलब a1 b1 c1, बात क्लियर है। अगले में यही कहानी, यक्स के अलावा जो भी दिखाई देगा उसे क्या मान लेंगे a बराबर 12, और y तो y के अलावा जो भी दिखाई देगा उसे क्या मान लेंगे b, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर जो लिखा जाएगा b, y के अलावा जो भी दिखाई देगा उसे क्या मानेंगे b, और b बराबर कितना है k। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा c बराबर कितना है माइनस k, बात क्लियर है। x के अलावा देखिए यहाँ पर देखिए एक पद, दो पद, तीन पद, तो x के अलावा जो भी दिखाई दिया a, y के अलावा जो भी दिखाई दिया b, उसके बाद जो भी दिखाई देगा क्या हो जाएगा c, लेकिन साइन सहित लेंगे, मतलब चिन्ह सहित लेंगे। अब रखते हैं उस पर, आंसर हो जाएगा आपका। तो a1 के बटे में a2 बराबर
B1 के बटे में B2 बराबर C1 के बटे में C2। अच्छा, सभी एक दूसरे के बराबर है, हमको K के मान से मतलब रखना है। चलो रख कर देख लेते हैं K का मान निकल रहा है नहीं निकल रहा है। A1 कितना है, A1 कितना है K बटे में, A2 कितना है, A2 सॉरी एक मिनट देखिएगा, यहाँ पर पहले समीकरण से मिला था एक एक नाम दे दिए थे, दूसरे से मिल रहा था, यहाँ पर क्या करेंगे 2 2 2। तो चलिए ठीक है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 सारे के सारे वैल्यू मिल गई है। तो A1 पर कितने रखे K, A2 पर कितने रखेंगे 12 बराबर, B1 पर कितना है 3 और B2 पर कितना रखना है, B2 पर कितना रखेंगे K। बात क्लियर है। इतने से जब मान निकल रहा तो हम लोग आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, बराबर है और किसकी वजह से बराबर, हम अपने मनमानी बराबर नहीं करेंगे, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा अपरिमित रूप से अनेक हल, इसके लिए इक्वेशन जो मिल रहा है सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चाहे देखिए, चाहे इसके बराबर इसका मान रखो, चाहे इसका बराबर इसका मान रखो, चाहे इसको इसके बराबर को, चाहे इसके बराबर, सभी में निकलेगा के का मान। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इतने से निकल रहा है तो बस इतने पर रुकते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई के का कै में के स्क्वायर बराबर 12 3 36 हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आपको पता है कि अगर स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या बनेगा, रूट। क्या बनेगा, रूट। रूट में कितना हो गया 36 और रूट से बाहर कौन निकलेगा, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल बनेगा, मतलब जिसका पेयर बनेगा, रूट के अंदर जिसका पेयर बनेगा उसे बाहर करते हैं। तो के बराबर प्लस माइनस 6 छंग 36 कितना हो जाएगा 6। अब हमने कहा जब भी रूट से बाहर निकलेगी वैल्यू तो किस में आएगा, प्लस और माइनस दोनों में आएगा। लेकिन कहीं कहीं जैसे क्षेत्रफल निकालते हैं या तो दूरी निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस में नहीं लिखते हैं। यहाँ पर जो होगा जिसे हम लोग फैक्टर करते हैं, दो वैल्यू आती है, कभी कभी एक प्लस में और एक माइनस में, तो माइनस वाले को क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। क्यों, क्योंकि माइनस में जो है हम वैल्यू को नहीं लेते, मूलों को हम माइनस में नहीं ले रहे थे। यहाँ पर देखिए अगर रूट से बाहर निकलेगी जो नियम होता है प्लस और माइनस दोनों साइन आएगा। बात क्लियर है। तो एक किसकी वैल्यू हो गई, के की वैल्यू, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 6। बात क्लियर है। आगे देख जाते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं इसका आंसर देख लेते हैं, उसके बाद ही बढ़ते हैं। कुछ आंसर इसका गलत दिया तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ ठीक है, 6 दे रखा है, ठीक है ना। तो हमने कहा कि यहाँ पर माइनस की वैल्यू मत लेना, ठीक ना। के बराबर कितना होगा, प्लस माइनस 6 होगा, लेकिन कौन सी वैल्यू छोड़ना है हमको, माइनस की वैल्यू छोड़ना है। अगला क्वेश्चन देख जाइए 3rd नंबर। ये सब इक्वेशन याद कर लीजिए और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। पूरा मिला के 18 नंबर बन रहा था यहाँ से, तीसरे और चौथे से। तो 18 नंबर की बात है तो आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा। थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है लेकिन सरल है। अब बड़ा है तो उससे हमें क्या मतलब रखना है, अगर हमें आ रहा है तो बड़ा और छोटा उससे हमें क्या मतलब रखना है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज जरूर करिएगा। चलिए ग नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ग कौन सा, तीसरे का ग। जो तीसरे का ग रखा है, कहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखना आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको घुमाने के लिए दिया है। जो है 6 नंबर चैप्टर से मिल जाएगा, देख लीजिएगा एक बारी। अगर आप लोग 6 पढ़े होंगे तो आपको याद जरूर आ रहा होगा। कहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC²। देखो एकदम ईजी है, हमने कहा ना, बस थोड़ा सा आप लोग लॉजिक को समझिएगा। जितनी बात कह रहा है उतनी बात हम लोग क्या करते हैं, इसकी बात को मानते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ क्या कह रखा है, तो जो पहले कह रखा है उसके बाद लिखा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होगा, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होंगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। एक चीज आपको नोटिस करना है। अब इसी के साथ अगर हम लोग बात करेंगे समबाहु त्रिभुज, अगर भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का प्रकार पूछा है तो हम लोग तीनों की बात कर लेते हैं। समबाहु किसे कहेंगे, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। अगर त्रिभुज आ रहा है 3 भुजाएं होंगी और तीनों भुजाएं बराबर तो क्या बोलेंगे उसे, समबाहु। 2 भुजाएं बराबर तो क्या कहेंगे, समद्विबाहु, जिसमें बात हुई है। और अगर मान लेते एक भी भुजा बराबर ना हो तो क्या बोलेंगे, विषमबाहु। क्या बोलेंगे, विषमबाहु। कोणों के आधार पर अगर आएगा तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, उसका मतलब कि उसको कई प्रकार करके हम लोग देखेंगे जब अगर कोण आएगा तब। अभी सिर्फ भुजा के आधार पर आया तो हम लोग सिर्फ किसको देखेंगे, भुजा के आधार पर। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, कह रखा है। अब बहुत ही इसका देखिएगा, वो जितनी भी इंफॉर्मेशन देता है बहुत ही काम का रहता है, बिना उसके हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़िएगा, जो क्वेश्चन दे रखा है, इन्फॉर्मेशन जो दिया है। अब उसके बाद कहा है कि कोण C जो है समकोण है। देखिए अगर अपने मनमानी करेंगे तो आंसर नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पर एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, उसके बाद देखिएगा समझा रहे हैं हम। ये मान लेते हैं एक त्रिभुज हो गया है। देखिए अब कुछ भी ना करके जो मेरा पहला काम रहेगा, इसका नाम ABC है, ठीक है, लेकिन C को कहाँ रखना है, जहाँ पर 90 अंश बनेगा। मतलब 90 अंश यहाँ बन रहा है तो यहाँ पर हम किसको दिखाएंगे, C। अब बचा A और B, अब जहाँ मर्जी करे वहाँ रखो, तो हम इधर रख देते हैं A B C। ये अपने मर्जी की बात है, ठीक है ना। और एक चीज अब यहाँ पर आप लोग अपने से नोटिस करिए कि त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है, समद्विबाहु, तो जिसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी। अच्छा बताइए आप लोग ऐसे लॉजिक लगाइए, किसको हटाना है,
क्या हम BC को AB के बराबर कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो आप लोग इसको भूल जाए, एक किसी के बराबर होगा नहीं, हम लोग इसको और इसको बराबर देखें, मतलब क्या BC बराबर किसके हो जाएगा? AC। मतलब जितना कहा था पूरी बात हो गई है। दो भुजाएं बराबर और समकोण भी बन रहा है, और C पर किसको रख दिए हैं? समकोण। जहां समकोण है वहां किसको रख दिए हैं? C को। बात के लिए आगे देख जाते हैं। अब क्या कह रखा है कि कहा है कि सिद्ध कीजिए। चलो अब हम लोग देख जाते हैं। देखो जो दिया है थोड़ा सा आप लोग नोटिस करिएगा, क्या नंबर की क्वेश्चन है, देखिए करना क्या है वहां पर। पहला सबसे पहला हमारा काम रहेगा, दिया है, क्या है? दिया है। अच्छा दिया क्या है इसको देख जाते हैं। दिया है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC देने वाला जो मैटर है इसी में देख के आप लोग लिखिएगा। ABC एक सम द्विबाहु चलो ए त्रिभुज में त्रिभुज है, ये हो गया पहला नंबर है। और उसके बाद तथा कोण C क्या है? समकोण। समकोण मतलब 90 अंश। इतना आप लोग समझिए। दिया है, देने वाला जो भी मैटर है सब इसी में से आप लोग लिख लीजिएगा, सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे फिर भी गलत नहीं होगा। अब बात कर लेते सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है, देख जाते हैं। सिद्ध तो अभी भी इसी में से देख के लिखना है। क्या कहा है? AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। बात क्लियर है? बात क्लियर है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे और क्या दिया है, अगर आप लोग यहाँ वाह करके लिखेंगे ज़्यादा बेटर हो जाएगा। कि हम लोग अपने से लिख रहे हैं कि AC बराबर क्या हो जाएगा? BC। AC बराबर BC। क्यों? क्योंकि वो क्या कह रखा है? कहा है कि दो भुजाएं क्या होंगी? बराबर होगी। मतलब कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो बनेगा, अब देखिएगा हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, चलिए हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा नियम होता है, अगर समकोण है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक ना? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, देख जाते हैं क्या बनता है। अच्छा पाइथागोरस प्रमेय सभी को पता होगा कि अगर हम यहाँ पर इसके जस्ट पहले त्रिकोणमिति पढ़ा है तो वहाँ पर बहुत ही डिटेल में बात हुई है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, मतलब समकोण त्रिभुज के बारे में ज़्यादा बात हो चुकी है। यहाँ देख जाते हैं, अगर हम लोग हल करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? ACB में क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए यहाँ पर होता क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दे रखा है? AB, मतलब 90 अंश। जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण। मतलब AB का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। हमने कहा ना एक लाइन का काम है, लेकिन ये तो आपके बुक वही से लिख रहे हैं ना, जो क्वेश्चन दिया उसी से लिख रहे हैं। एक लाइन का काम रहेगा। देखिए जैसे ही हम लिख लिए पाइथागोरस प्रमेय से, अब क्या हो गया? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलो अब इसको देखेंगे, हम लोग इसी को देखकर सॉल्व करेंगे। AB का स्क्वायर चाहिए, AB का स्क्वायर मिला, इसको हम छुएंगे नहीं। AB का स्क्वायर बराबर, हाँ AC भी चाहिए तो AC को भी हम नहीं छूएंगे, AC की स्क्वायर प्लस। अब देखिए यहाँ पर अच्छा एक चीज़ बताए, BC हमको 2AC चाहिए, मतलब AC एक बारी है और एक बारी होना चाहिए, लेकिन कैसे होगा? यहाँ पर जो है देखिएगा BC के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? AC, या तो AC के बराबर किसको लिख सकते हैं? BC। तो हमको AC चाहिए तो हम क्या करेंगे? BC का स्थान क्या लिख लेंगे? AC। मतलब जहाँ पर BC है वहाँ पर क्या लिख लेंगे? AC का स्क्वायर। हो गया सिद्ध। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। AC की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2AC का स्क्वायर। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो इन्फॉर्मेशन दे रही है उसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ दिया AC बराबर BC, तब जहाँ पर BC दिखाई देगा अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम क्या रख देंगे? AC। और जहाँ पर AC दिखाई देगा अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो क्या रख देंगे? BC। तो यहाँ BC है, BC को हमें हटाना है। अगर BC को हटाओगे तो क्या आ जाएगा? AC, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? बराबर, उसका स्थान वो ग्रहण कर सकता है। तो BC का स्थान पर किसको ला दिए? AC। और ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया। लिख देना इति सिद्धम। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है? तो समझ के पढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन समझ कर पढ़ेंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या कह रखा है। अगला क्वेश्चन भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, हाँ ठीक है, देख जाते हैं इसको भी। मेंसुरेशन से है, आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से देख जाते हैं क्या कह रखा है। अच्छा घ नंबर कहा, एक बेलन के आधार की त्रिज्या, अच्छा बेलन है, चलिए देख जाते हैं कौन सा है? तीसरे का घ नंबर, तीसरे का घ। पहले क्वेश्चन को पढ़ते उसके बाद लिखा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेमी है और ऊंचाई 14 सेमी है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो एकदम सिंपल है, अगर आपको फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी तरह से इसको लगा सकते हो, बहुत ही कम समय में
सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पर ये रहेगा मेंसुरेशन में कि समय बहुत कम लगेगा। कुछ क्वेश्चन है कैलकुलेटिव, लेकिन इसकी अगर मैं बात करूँ ये तो बस 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला है, ठीक ना। यहाँ देखिए, अगर बेलन की बात की, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जो बेलन की आकृति है सबसे पहले उसको हम बनाएंगे, और 2 नंबर का अगर आप लोग बना के करेंगे तो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। ये आपका काम रहेगा, हम बना के ही बताएंगे। जो भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन आएगा चित्र बना के ही बताएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, बेलन। क्या हो जाएगा, बेलन। ध्यान दीजिएगा, बेलन हो गया है। अब अगर मैं बात करूंगा, बेलन तो बना, कहा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बोलते हैं, व्यास। लेकिन दोस्तों यहाँ से केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलेंगे, त्रिज्या। और त्रिज्या कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद का ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दे रखा है, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछा क्या, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वहाँ पर आप लोग दिखाने के बाद में यहाँ मेंशन करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ भी लिख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या, क्या लिखेंगे, त्रिज्या। त्रिज्या आप लोग r बराबर लिख सकते हैं, कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, अगर सॉल्व करने लगेंगे तब। फिर उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर कितना लिखेंगे आप लोग, 14 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो, अगर फार्मूला नहीं याद हो रहा है तो हो जाएगी दिक्कत, ठीक है ना। अब फार्मूले के लिए अलग से मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो अभी जितना आ रहा है उतना आपका काम है कि आप लोग याद करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2πr/h। अब इसको अगर मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोग इसको तुरंत याद कर लेंगे, कल पर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब एग्जाम जो है 1 महीने बचा, अगर कल पर छोड़ेंगे तो हो जाएगी दिक्कत। अब 1 महीने भी नहीं बचा है, आज की डेट में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बात 1 महीने भी नहीं बचा हुआ है। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, तुरंत याद करेंगे, कल पे नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू रखो, आंसर हो जाएगा। देखिए 2 है और पाई का मान सभी को पता होगा कि 22/7 या 3.14, लेकिन 3.14 कब रखेंगे, जब वो कहेगा, इन्फॉर्मेशन देगा कि इसको रखना है, पाई का स्थान पर इसको रखो। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं कहा, क्या लिखेंगे, 22/7 गुणा में r मतलब त्रिज्या कितना है, 4 है, और हमको h चाहिए, h मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितना दे रखा है, 14। बस इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर कितना, देखो 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, नीचे पूरा मतलब हर पर पूरी वैल्यू कट गई है, ऊपर देख जाते हैं 22 दूना 44, गुणा में 4 दूना 8। गुणा आपका काम है, आप जैसे मर्जी करें वैसे करिए, हमारे गुणा से यहाँ से कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ वैल्यू को रखेंगे, चित्र को समझाएंगे क्या कहना चाहता है, उसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे। 8 चौके 32 को 2 हासिल लगा 3, 8 चौके 32, 32 3 कितना हो जाएगा, 35। अब देखिए यहाँ पर अगर आयतन पूछेगा तो जो यूनिट दिया है उसका क्यूब करेंगे, लेकिन अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर। मतलब सेंटीमीटर दिया है और उसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर, और यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग थोड़ा सा फार्मूला जरूर याद कर जाइए, यहाँ से क्वेश्चन ठीक ठाक मिलेगा। अगली बार जो है 2 क्वेश्चन मिला था मेंसुरेशन का, तो आप लोग थोड़ा अभी से तैयार हो जाइए। इसीलिए पिछला पेपर तो हम लोग सॉल्व करा रहे हैं कि मेंसुरेशन से कितने मतलब किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आंसर इसका देखते हैं कितना दे रखा है, तब कौन सा है, 308 दे रखा है, इसमें कितना आ रहा है, 352। 1 मिनट रुक जाइए, तो क्या दे रखा है, 2πr/h, ठीक है। 2 हो गया, पाई का मान 22/7, r कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और h कितना दे रखा है, 14, ठीक है। उसके बाद 7 दूनी 14 हो गया, 22 दूना 44, 4 दूना 8, 8 चौक 32 के 2 हासिल, 8 चौक 32, 33 34 35, सही है। इसका आंसर गलत दे रखा बुक का, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बुक का आंसर, कई आंसर गलत दे रखे हैं। कल वाले वीडियो में देखे थे कि जो वहाँ पर हम लोग त्रिकोणमिति को सॉल्व कर रहे थे, वहाँ से भी गलत आंसर आ रहे थे, यहाँ से तो ए वाला आंसर क्या होगा, सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख जाते हैं, कौन सा है, अच्छा 4था नंबर, सभी खंड कीजिए। यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन घ करके दे रखा है, इसको भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए देख जाते हैं इसको भी, ठीक है। 1 मिनट, चलिए ये क्वेश्चन क्या हुआ, खत्म हुआ। हम लोग बात करेंगे अब 4th नंबर क्वेश्चन की। तो आप लोग क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए क्या कह रखा है। और क्वेश्चन जो है सभी को पता है कि जो वास्तविक संख्याएं हैं, पहला चैप्टर है, उसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है, जिसमें से अभी ये कितने नंबर का देखा, 2 नंबर का अभी आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछने के 100% चांस है। इस तरह से क्वेश्चन ने पूछा भी है और पूछने का चांस भी है आगे, तो आप लोग इस पर जरूर थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, 4th नंबर का, सभी खंड कीजिए। 4th का जो क्या है, क्या की मैं बात कर लेता हूँ अभी। 4th के क्या की बात है, 1 मिनट टाइम में देख ले रहा हूँ, चलिए ठीक है। यहाँ पर जो दे रखा है, कहा है कि दिया गया है HCF 306 और 657 9 है। तो कोई एकदम सिंपल क्वेश्चन, इसमें टाइम नहीं लेते हैं, ठीक है। कहा है कि दिया है HCF, ऐसे लिखा 306, 657 बराबर कितना दे रखा है, 9। हम इसका मतलब समझा रहे हैं, अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो का LCM किसका, 306,
657 बराबर क्वेश्चन मार्क। बस इतनी बात कर रखा, 2 नंबर देगा इसी में। और हमने कहा कि इसको पढ़ाते समय देखा जाए तो हम लोग कौन सा फार्मूला पढ़े थे कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, या तो इसका चक्कर छोड़ जाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग फार्मूले की बात करेंगे। एक क्वेश्चन दे रखा है, देखिए HCF, किसका HCF है 9 दे रखा है, HCF बराबर 9। अभी इतना पढ़िए, HCF बराबर 9, लेकिन HCF किसका दिया है 306 और 657। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 306 है और 657 है, ये क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करूँगे संख्या है। 306 और 657 क्या है, संख्या है, और इसका HCF दे रखा है 9, और इसी का कहा ना LCM। देखिए सेम टू सेम वही संख्या यहाँ कॉपी किया है, इसका LCM पूछा है। आप लोग अलग से भी लगा सकते हो, अलग से मतलब ये हो जो कि तरीका गलत हो जाएगा। 306 गुणा में 657 है ना, गुणा हटाओ, यहाँ पर लगा लो कामा, इस तरह से हम लोग LCM निकाल सकते हैं, लेकिन ये तरीका हो जाएगा गलत यहाँ के लिए। तो फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे कि पहली संख्या, देखो बोल दे रहे हैं और लिख रहे हैं अपने हिसाब से, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा में HCF। आप लोग यहाँ हिंदी में लिख लीजिएगा, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा में HCF। इसको इधर कर दो, इसको उधर कर दो, इसको इधर करो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर आपको याद है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा, दोनों मतलब कि LCM गुणा में HCF, बस हो गया। तो पहली संख्या, अब लड़के यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं, हमने कहा कि संख्या यही है, इसी का HCF दिया है, तो संख्या कितना है 306 गुणा में दूसरी संख्या कितना है 657 बराबर LCM पूछा है, तो LCM को LCM ही रहने दो, गुणा में HCF कितना दिया है 9, बस हो गया। अगर गुणा में है तो इधर क्या करोगे भाग, 306 गुणा में 657 गुणा में इधर आकर क्या हो जाएगा भाग, ये हो गया, बचा कितना LCM। अब जिसको कैलकुलेशन होगा, मतलब कि अगर आ रहा है तो उसके लिए सिंपल है, अब हमें बताने की जरूरत यहाँ से नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन मैं तो पूरा सॉल्व ही कर रहा हूँ। लेकिन आपका काम है कि यहाँ वीडियो को रोकिए, अपने से सॉल्व करिए, ताकि वहाँ एग्जाम पीरियड में आपको बढ़िया से ध्यान आ जाए। नहीं तो अगर आप लोग ऐसे वीडियो देखेंगे, लेट की वीडियो देखेंगे, तो इतने से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर काम नहीं देगा। इसलिए अभी टाइम है, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और बुक लेकर बैठेंगे, पहले अपने से कोशिश करेंगे, उसके बाद वीडियो को देखेंगे। तो यहाँ पर जो बनेगा देखिए, तो 9 से हमें भाग लगाना है, देखते हैं कौन सा कटेगा, और कटने के लिए दोनों कटेगा, क्योंकि 9 से विभाजता का नियम है कि संख्या के अंकों का जोड़ 9 के पहाड़े में हो। आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो 6 3 9, 9 के पहाड़े में हो रहा है, 6 3 9 में 0 जोड़ोगे 9 ही रहेगा, 9 से कट रहा है तो काट दो। ये भी देखिएगा, इसको 7 × 12 है 18 है, अगर 18 हो रहा है 9 के पहाड़े में है तो 9 से काटो, किसी को भी काटो कटेगा, हम इसी को काट रहे हैं। देखिएगा 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63 हो गया, 63 64 65, 2 इसमें गया 9 3 27, मतलब कि यहाँ पर बचा है 306, अब यहाँ कितना बचा है 73 बराबर क्या है LCM। तो इसका गुणा कर लो, आंसर हो जाएगा। हम यहाँ गुणा कर ले रहे हैं 306, और कितने से गुणा करना है 73 से। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो 3 × 18 के 8 हासिल लगा 1, 3 0 0 1, 3 3 9, चलो 7 × 42 के 2 हासिल लगा 4, 7 0 0 यहाँ 4 हो जाएगा, 7 3 21, 1 मिनट, 7 3 21, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, 9 1 10 3 13 3 हासिल 1 1 1 2, फिर यहाँ पर कितना 2, मतलब कि यहाँ पर जो इसका दोनों का गुणनफल आ रहा है, कितना आ रहा है 22 33 8, तो LCM कितना निकल गया, LCM कितना निकल गया 22 33 8। आप लोग क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये आपको फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसको तुरंत याद करो। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा में HCF। एक क्वेश्चन जहां तक मुझे लग रहा है देखने के लिए जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो दे रखा है, अच्छा त्रिकोणमिति से है, इसको तो मैं अभी जस्ट पढ़ाया हूँ, लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी सरलता से हम लोग लगाएंगे। इसके लिए हम लोग दो तरीका पढ़े हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूंगा, मतलब कि त्रिकोणमिति में जो हम लोग पढ़ रहे थे 8.3, उसमें 2 तरीके से पढ़े हैं, एक ट्रिक भी पढ़े हैं और एक हम लोग डिस्क्रिप्टिव तो पढ़े हैं, जैसे हमको एग्जाम पीरियड में करना है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे, 1 मिनट रुक जाइएगा, चलो देख जाते हैं यहाँ पर, जिसको इरेज करते हैं उसके बाद। चलिए यहाँ पर जो बन रहा है अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। ख की अगर हम लोग बात करेंगे, ख नंबर कहा है कि यदि sin 3a बराबर, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ ख एकदम सिंपल है दोस्तों, sin 3a बराबर cos a माइनस 26
हो तो जहाँ 3 एक न्यून कोण है, मतलब कि ए की जो वैल्यू निकलेगी अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो वो न्यून कोण होना चाहिए, मतलब कि 90 अंश से कम होना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कह रहा है वही आएगा आंसर, क्योंकि दिया तो है बना करना है, तो यहाँ पर आंसर आने के कोई गलत होने की चांस नहीं है। इसके बाद पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ देखिए हमने कहा कि यहाँ साइन 3a है, यहाँ कॉस ए माइनस 26 है। एक मैंने ट्रिक बताया था, अगर साइन बराबर हो जाए कॉस, यहाँ साइन है ये सबको भूल जाओ, साइन किसके बराबर दे रखा कॉस, तो यहाँ पर क्या इसका मतलब a और प्लस b का जोड़ कितना होगा 90 अंश। मैं डायरेक्ट बताया हूँ कि अगर साइन किसके बराबर हो जाएगा, साइन बराबर कॉस, तो जो a प्लस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 के बराबर। उस तरह से लगाओ, या तो देखिए फार्मूले से लगाते हैं, देखिए या तो चलो ऐसे लगाते हैं। देखिए साइन और कॉस क्या हो गया बराबर, तो ये दोनों का जोड़, इसे a मान लेंगे इसे b मान लेंगे, दोनों का जोड़ कितना होगा 90 अंश होगा। देख जाइए यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, तो 3a प्लस में a प्लस b, a पूरी वैल्यू साइन कॉस बराबर है, या तो चलो जो बुक में दिया डिस्क्रिप्टिव भी बता देते हैं, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत होगी। अगर आपको ट्रिक जानना हो तो आप लोग पिछले से मतलब पीछे वीडियो देखिएगा, त्रिकोणमिति का बना है 7.3, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर ऐसे लगाते हैं। अब हमने कहा कि साइन 3a है, अच्छा क्यों साइन 3 है इसको भी देख जाते हैं। जैसे कॉस 90 माइनस 3a, ध्यान दीजिएगा, अगर कॉस 90 माइनस 3a है तो कॉस किस में बदलेगा, साइन में। तो ये पहले इस तरह से रहा होगा, कॉस 90 माइनस 3a रहा होगा, तो कॉस किस में बदल गया, साइन में, और थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 3a। बात को समझिएगा, मतलब कि जहाँ पर 90 अंश आ जाएगा वो क्या होगी, वैल्यू चेंज होगी। अगर साइन है तो कॉस है, टेन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, सेक है तो कोसेक में बदल जाएगा। यहाँ देखिएगा साइन था, हम इसको क्या कर लिए कॉस, और 90 माइनस क्या कर लिए थीटा, बराबर कॉस a माइनस 26। देखिए कॉस और कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जो बचा है इसको लिख लेते हैं। तो 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। एक कॉस कैंसिल, जो बचा उसी सेम टू सेम कॉपी कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर जो अपना काम बनने वाला है कि अल्फ़ाबेट को एक तरफ ले जाएंगे, नंबर को एक तरफ, माइनस 3a, इसको इधर करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा a बराबर माइनस 26 है। अब इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस 90। देखो माइनस 3a, अब यहाँ पर 1a मतलब a के माना जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 4a बराबर। अब ये भी माइनस जुड़े मतलब सेम साइन जुड़ती है, तो 6 में 0 जोड़ोगे 6 ही रहेगा, 9 2 11। तो दोस्तों माइनस से माइनस कटेगा, 4 गुणा में तो उधर जाकर क्या होगा भाग का मतलब क्या 116 बटे में 4, तो लगा दो भाग, आंसर हो जाएगा। तो 4 दूना 8, यहाँ पर कितना हो 4 दूना 8 9 10 11 3 जाएगा, 4 9 36, ए की वैल्यू आ गई, ए का मान कितना हो गया 29। अच्छा बताओ अगर 29 तिहाइयाँ करेंगे, जो 3 दिया इसका भी लॉजिक समझ लेते हैं। 29 तिहाइयाँ, 3 9 27 के साथ हाथ से लगा, 3 दूनी 6 2 8, 87 ही आ रहा है, मतलब 90 अंश से कम। वो कहा था न्यून कोण होना चाहिए, न्यून कोण है, बात क्लियर है। अगर आप लोग ये तरीका ना समझ में आया हो, 1 मिनट रुकिएगा, अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आया है तो हम दूसरा तरीका बता ही देते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या हो सकता है दूसरा तरीका, आप लोग वीडियो देखिएगा, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अब दो तरीका बताएंगे टाइम बहुत ज़्यादा चल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आया क्वेश्चन तो देख जाते हैं, अगर आपको वहाँ पर ना समझ में आएगा तो हमें पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। अगर आपकी एग्जाम में आ जाए आप क्वेश्चन ना कर पाए तो हमें पढ़ाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं हल, क्या लिखते हैं हल, देखिएगा हमने कहा साइन कॉस के बराबर है, क्या हो जाएगा 3a बराबर कितना है एक मिनट 3a प्लस क्या हो जाएगा 3a प्लस, मतलब कि साइन और कॉस अगर बराबर है a प्लस b कितना है a माइनस 26 बराबर कितना होगा 90 से। नियम में बताया था, ट्रिक लिखवाया हूँ। 3a और कितना हो जाएगा 3a और a के कितना हो जाएगा 4a बराबर ये कितना है 90 है, और ये इधर माइनस में उधर जाकर क्या बना लेगा प्लस कितना 26। तो 4a बराबर 90 और कितना 90 10 100, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 116 मतलब 6 हो जाएगा, 9 2 11, 4 इधर गुणा में तो उधर जाकर भाग, ए बराबर फिर से वही कहानी 4 दूना 8 4 9 36, ए की वैल्यू फिर से कितनी आ गई 29। अगर वो तरीका ना समझ में आए तो यहाँ से समझिएगा, और अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो आप लोग वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों अब हम लोग चौथा प्रश्न को देखने वाले, मतलब चौथे का ग नंबर, चौथे का जो ग है देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रखा है। कहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों, इसको हम लोग बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, एक चित्र को बनाएंगे, मतलब ये कहना क्या चाहता है इसको हम सबसे पहले हम लोग चित्र को बनाएंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है देखिए एक दीवार क्या रखा है, थोड़ा सा नोटिस करिए, जो सीढ़ी लगी है कहाँ से लगी है दीवार से,
ये कहीं पर दीवार है और दीवार पे मान लेते हैं कि इस सीढ़ी पर क्या है, एक खिड़की बनी हुई है, यहाँ पर क्या है, खिड़की। और जो सीढ़ी लगी हुई है तो सीढ़ी क्या करेंगे हम, चाहे इस साइड से लगाएं चाहे इस साइड से, कोई बात नहीं है। और ये जो दीवार है कैसी है, लंबवत है। मान लेते हैं सीढ़ी हम यहाँ से लगा दे रहे हैं, ये हो गया यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसको हम यहाँ से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद जितने भी नंबर देखे इस पर रखने की कोशिश करते हैं। कहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, अच्छा सीढ़ी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस एक एक स्टेप को हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। कहा सीढ़ी, अगर सीढ़ी लगेगी तो जाहिर सी बात है इस तरह झुकाव जरूर रहेगा। सीढ़ी जो लगेगी झुकाव के साथ लगेगी, इसे सीधा तो हम लगा नहीं सकते हैं, सीधा जो रहेगा वो क्या रहेगा, दीवार। तो अगर सीढ़ी है तो सीढ़ी कितना है, 10 मीटर लंबी। चलिए ये बात क्लियर हो गई है, कितना दे रखा है, 10 मीटर लंबी, ठीक है। सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर, ये दीवार है, इसको हम क्या मान ले रहे हैं, दीवार, इस पर इस तरह से हम क्या कर दिए हैं, टिका दिए हैं, ठीक है। एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की, मतलब भूमि से, ये पूरा तल है, भूमि का तल है दोस्तों, यहाँ से जो है 8 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, एक खिड़की है। 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुँचती है, ठीक है। तो ये जो खिड़की की ऊंचाई कितना दे रखा है, 8 मीटर। ये बात क्लियर हो गई है। तो क्या रखा है कि, कहा है कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करो। इसका मतलब क्या हुआ, दीवार का आधार ये होगा, दीवार ये बनी है, इसका आधार ये होगा, और सीढ़ी का निचला सिरा, ये तो सीढ़ी लगी है, ये ऊपर वाला सिरा होगा और ये क्या होगा, निचला सिरा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रखा है। मतलब इसका अगर नामकरण किया जाए तो ए बी सी, अब बी सी की दूरी पूछ रखा है। इसका कहने का मतलब यह है कि सीढ़ी की लंबाई दे रखी है और जो दीवार की लंबाई है, जहां तक सीढ़ी क्या है, जो खिड़की तक सीढ़ी पहुंच रही है वहां तक की लंबाई दे रखा है 8 मीटर। तो यहाँ पर जो पूछ रखा है बी सी, तो कोई एकदम बढ़िया से हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो बनेगा, अगर दीवार है, दीवार कैसे रहेगी, लंबवत, और लंबवत का मतलब क्या हो जाएगा, 90 अंश। अगर 90 अंश आया तो वहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हम लोग 90 अंश कोण, मतलब कि जो त्रिभुज बन रहा था, समकोण त्रिभुज बन रहा था, उसके बारे में बढ़िया से बात किए हैं यहाँ पर प्रश्नावली 8.1, ठीक है ना। तब त्रिकोणमिति का जो परिचय था वहां पर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि जब दो भुजा दी रही, तीसरी अगर ना दी रहे तो उसको हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। और भी किसमें लगेगा, जो समकोण त्रिभुज रहेगा। तो यहाँ समकोण त्रिभुज दिया नहीं है, लेकिन हम लोग मान ले रहे हैं दीवार कैसे लंबवत है, वो जो भूमि के साथ, ये भूमि है, भूमि के साथ कई अंश का कोण बनाएगा, 90। तो चलिए देख जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं लिख दे रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर जो बनेगा, क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होगी, फिर लंब का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण हमने कहा जो सबसे बड़ी भुजा होगी, या तो सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा, तो एक सबसे बड़ा कोण है, इसके सामने वाली भुजा कितना है, 10, और जो 10 है वही क्या बनाएगा यहाँ पर, कर्ण बराबर लंब कितना है, जो लंब मतलब जो दीवार की ऊंचाई है, जहां तक खिड़की पहुंच रही, कितना है, 8, 8 का स्क्वायर प्लस आधार का नाम क्या है, BC, जो कि BC हमसे पूछ रखा था, हम आधार लिखे या तो BC का स्क्वायर। चलिए सबका स्क्वायर करते हैं, तो 10 100 कितना हो जाएगा, 100 बराबर 8 × 64। तो 8 को गुणक रूप में 2 बारी लिखना था, 8 × 64 प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। इतनी बातें। अब क्या बनेगा, नंबर को एक तरफ करेंगे, अल्फाबेट को एक तरफ। तो यहाँ पर जो दे रखा है 100 है, अब इसको इधर करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 64 बराबर BC का स्क्वायर। बात क्लियर है। अब अपने आप देखिए, अपने आप सॉल्व हो रहा है, यहाँ पर स्क्वायर किए, अगला स्टेप। अब इसके बाद हमको खुद ही पता है कि हम लोग क्या करेंगे, नंबर को एक तरफ करेंगे, अल्फाबेट को एक तरफ। अब यहाँ पर देखिए घटाना बन रहा है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। 100 में से कितना घटाना है, 64। देखिए यहाँ 0 में 4 नहीं घटेगा, मतलब बड़ा तो यही है, तो 10 में 4 जाए कितना बचेगा, 6। अब यहाँ पर कितना बचा, 9, 9 में 6 जाए कितना बचा, 3। जब एक इसको उधार दिया, यहाँ भी कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC। अब स्क्वायर था, अगर स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या बन जाएगा, रूट। अब इसका पूरा पूरा अगर वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 6, 6 6 36, 6 आ गया बराबर BC। अब बताइए यहाँ पर, अच्छा सब मीटर में दे रखा, तो मीटर में लिख दे रहा हूँ, मतलब कि अगर मुझे ओवरऑल लिखना होगा तो BC बराबर कितना लिखेंगे, 6 मीटर। अब एक चीज़ ये बता जाइए, और जब रूट से हटेगा वैल्यू किस में आएगी, प्लस और माइनस में, लेकिन दूरी को हमेशा हम किस में मापेंगे, प्लस में। तो कौन सी वैल्यू लिया जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर जो दे रखा कितना आ जाएगा, 6 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि दीवार का जो आधार है और जो सीढ़ी का निचला सिरा है उसके बीच की दूरी कितनी है, 6 मीटर की है। बात क्लियर है। इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा तो आप लोग ऐसे ही फेस करेंगे। सबसे पहले चित्र को बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देख जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग थोड़ा कोशिश करिए। अच्छा अगला क्वेश्चन रचना है। तो देखिए रचना को अगर आप लोग कहें तो हम लोग जो है इसको कॉपी में, क्योंकि इसके लिए अगर देखा जाए तो पटरी की ज़रूरत पड़ेगी, गोला प्रकार, जो कि यहाँ पर यूज करना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाएगा। हम ऐसे रफली बता दे रहे हैं, अगर आप लोग देखिए, नहीं तो ये बात के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। रफली बता दे रहे हैं आप लोग को करना क्या है, ठीक है। तो आप लोग करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कॉपी में रहेगा पूरा का पूरा, वहाँ पर बढ़िया से हम लोग इसको यूज करेंगे जो भी रहेगा। चलिए यहाँ पर हम रफली इस तरह से बता देते हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा कोशिश करिएगा, ठीक है।
तो आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि अगर छोड़ने से मतलब कोई भी नहीं निकलेगा, आप लोग दिमाग पर लदा रहेगा, तो इससे मतलब है कि हम लोग इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब कॉपी में बताएंगे इसका अलग से हम वीडियो बना देंगे, और पूरा का पूरा आपके बुक का ही है, जो रचना चैप्टर है उसी में का पूरा दे रखा है हर एक सेट में, ठीक है। चलिए यहाँ देख जाते हैं क्या क्या रखा है। घ नंबर है, घ चौथे का घ देख जाते हैं। अच्छा रचना है, तो रचना को हम लोग देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। हम जिस तरह से बता रहे हैं आप लोग भी क्या करेंगे, कॉपी लेकर बैठेंगे, पटरी लेकर बैठेंगे, गोला प्रकार लेकर बैठेंगे, ठीक है। अगर गोला प्रकार वगैरह है तो जैसे जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं आप लोग भी करते जाइए, तुरंत बन जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ठीक है, 5.8 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 4:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों की माप भी लिखिए। चलिए देख जाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से रफली बनाते हैं, आप लोग भी लेकर बैठिए, कॉपी पेन गोला प्रकार पटरी सब चीज़। देखिए तो सबसे पहला काम क्या है, जो कहा है वही हम भी करते हुए चलते हैं। 5.8 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है। चलिए तो यहाँ जो है मान लेते हैं ये जो है मान लीजिए कितना है 5.8, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 5.8 सेंटीमीटर दे रखा है। चलिए अब रचना के चरण मैं बोले जा रहा हूँ। देखिए रचना जो होता है, रचना के चरण जो होते हैं, मतलब जो आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं उसी को क्या करना है, लिखना रहेगा एक क्रमबद्ध तरीके से। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ देखिए मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोले जा रहा हूँ। रचना के चरण, हम एक इसको अलग से वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर आप लोग जरूर देखिएगा, लेकिन यहाँ पर रफली हम लोग देख जाते हैं। जैसे पहला हो जाएगा तो क्या कहोगे यहाँ पर, सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB खींचा, क्या AB खींचा, जिसकी लंबाई कितनी है 5.8 सेंटीमीटर। ये पहला रचना का चरण हो गया। अब क्या करेंगे देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर ए से हम लोग क्या करेंगे, एक न्यून कोण खींचेंगे, ए से एक न्यून कोण खींचेंगे, और किधर खींचेंगे, नीचे की तरफ। आप लोग भी बनाएंगे तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको खींच लेते हैं न्यून कोण। चलिए ये मान लेते हैं न्यून कोण हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे कि न्यून कोण का मतलब क्या होगा, जो 90 अंश से कम हो, ऐसा कोण जो 90 अंश से कम हो। तो यहाँ पर अगर हम इसको इस तरह सीधा खींचते तो 90 अंश होता है, लेकिन 90 अंश में कम खींचना। यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, लेकिन 90 अंश नहीं होना चाहिए। एक काम है हो गया आपको। अब देखिए यहाँ पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो कितने का अनुपात में बांटना है इसको, 4:3 के, 4:3 की देखना है यहाँ पर। अच्छा टोटल अगर देखा जाए तो जो अनुपातिक योग है कितना हो रहा है, 7। तो इस रेखाखंड को हम लोग क्या करेंगे, 7 बराबर भागों में बांटेंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे, आप लोग गोला प्रकार को खोलेंगे, उसके बाद जो भी चाप लगाएंगे बराबर, यहाँ से इस तरह से ए लगाएंगे, फिर उतने से यहाँ पर मानेंगे, फिर अगला पॉइंट ऐसे केंद्र मानते हुए क्या करेंगे, इसको हम कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लगभग में रहेगा, फैक्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि किसी भी पटरी वगैरह का यूज नहीं हो रहा है। देखिए जैसे मान लेते हैं कि एक भाग यहाँ कटा, फिर यहाँ कटा, 2 3 4 5 6 7, ध्यान दीजिएगा। तो इसका नाम क्या पड़ेगा, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। बात क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, 7 बराबर भागों में बांट लेंगे। दूसरा काम हो गया, दूसरा नहीं तीसरा काम अगर देखा जाए तो एक रेखा खींचे, फिर उससे न्यून कोण, मतलब ए को केंद्र मानकर ए से ही हम लोग क्या किए हैं, एक न्यून कोण खींचे हैं, न्यून कोण रेखा बना दिए हैं। अब क्या करेंगे कि इसका नामकरण कर दें और कितने भागों में डिवाइड करना है, अगर इसका अनुपातिक योग कर लेंगे कितना हो जाएगा, 7 बराबर भागों में क्या करेंगे, इसको कट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, अंतिम बिंदु को बी से मिलाएंगे, मतलब इसका अंतिम बिंदु जो रेखाखंड खींचा गया और इसका अंतिम बिंदु जो न्यून कोण रेखा खींचे, इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। चलिए मिलाते हैं इसको। चलिए ये हो गया है, एक काम हमारे क्लियर हो गया, ठीक ना। अब A7 को B से मिलाया है, रचना चरण ऐसे जोड़ते जाना है, ठीक ना। A7 को कहाँ से मिलाया है, B से मिलाया, हो गया है। अब देखिए यहाँ पर इसको हमें कितने से बांटना है, 4:3, मतलब इधर से 1 2 3 4, यहाँ पर हम एक पॉइंट इस तरह से बनाएंगे। अभी देखिए यहाँ करना क्या है, यहाँ से जो है A7 B के समांतर एक रेखा खींचना है, ध्यान दीजिएगा। वो भी इस तरह से, देखिए रेखा हम समांतर रेखा खींचना बता रहे हैं, क्या करेंगे देखिएगा, गोला प्रकार लेंगे, गोला प्रकार में एक चाप लगाएंगे, जो आपकी मर्जी करे, कम ज़्यादा जैसे मर्जी करे। वो क्या करेंगे, यहाँ पर A7 को केंद्र मान के एक चाप लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसी को उठाकर जहाँ पर जिस अनुपात में बांटना, मतलब 4 पर भी क्या करेंगे, वही चाप लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ये लग गया है, बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर चाप लगाए हो उसको क्या करोगे, इसे मापोगे, कोण को मापेंगे, क्योंकि जितना कोण यहाँ उतने कोण यहाँ भी होना चाहिए, तभी जाकर समांतर खींचा जाएगा। तो एक कोण को मापेंगे, वही क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कट किए थे, जहाँ से कट किए थे वहाँ से क्या करेंगे, इस तरह से देखिएगा, मैं बना दे रहा हूँ लगभग इस तरह से कट कर रहे हैं। मान लेते हैं कि एक कट हो गया, क्लियर है। जितना यहाँ पर लिए हैं चाप वही उतना हम 4 से लगाएंगे, ये हो गया। मान लेते हैं इस तरह से, बात क्लियर हो गया है। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप, हम एक कोण को मापेंगे, इस तरह से मापेंगे, कितने मतलब कितना है कोण, जितना कोण ये होगा उसी को यहाँ पर केंद्र मान के उसी क्या करेंगे, इसे कट कर देंगे। मान लेते हैं इस तरह से घूमा, मान लेते हैं इस तरह से घूमा, ये बस मानना है। अब क्या करेंगे,
ए पॉइंट को और इस पॉइंट से क्या करेंगे, मिला देंगे, स्केल लगाएंगे और इसको क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे। देखिएगा अब है तो अंदाज से ही, 1 मिनट, ये हो गया, ठीक है। तो देखिए जो ये भाग निकलेगा इधर से, ये वाला 4 रहेगा और ये कितना रहेगा 3, मतलब यहाँ से नहीं है, हम अनुपात की बात कर रहे हैं, यहाँ अनुपात की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये 4 हो गया 3 तो पूरा 7 हो जाएगा, जो कि 5.8 सेंटीमीटर की ये रेखा है। लेकिन ये जो अनुपात अगर इसका देखोगे, इधर कितना बनेगा 4 और इधर कितना बनेगा, अनुपात 3 बनेगा। मतलब जो भी नाप कर लिखोगे और उसको कट करोगे, जिसे मान लेते हैं कि इधर मान लेते हैं कि 12 आ गया और इधर कितना आ गया, 9 आ गया, मान लेते हैं लिखने से। तो इसको अगर कट करोगे 4, मतलब देखिए 3 चौके 12 और 3 तिरिक का 9, तो अनुपात कितना आएगा, 4:3। इसी तरह से इसको माप कर अगर लिखोगे तो अनुपात कितना आएगा, 4:3। बात को समझना। तो इस तरह से बनाएंगे, वो सभी रचना सेम टू सेम है, बस उसमें एक थोड़ा सा यही रचना करना पड़ेगा, समांतर रेखा खींचना। इससे ज़्यादा यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, बस यही हम सिखाएंगे। मतलब क्या, ये तो सब बना लेंगे, बस यहाँ पर जो हमने चाप लगाया वही जहाँ से बांटना रहेगा वहाँ से भी लगा दिए। अब क्या करें, कोण को माप लिए, यही त्रिज्या लेकर यहाँ से कट कर दिए, बस ये दोनों बिंदु को मिला तो हो जाएगा, जो जिस रेशियो में कहा उस रेशियो में बढ़ जाएगा। दोस्तों आज हम लोग इसमें जो है कहाँ तक कर चुके हैं, चौथे तक। तो चौथे तक तो क्वेश्चन पूरा हो गया। अब क्या करेंगे, अगले वीडियो में जो है 5वें क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा स्पीड भी बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा अगले वीडियो के लिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।